हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सोरे विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 2977 करने जा रहे हैं। हार्ड मार्क्ड है, बट ऑलरेडी जो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उसी से बन जाएगा ये प्रॉब्लम। इसीलिए आपको मीडियम लेवल का लगेगा अगर आपने वो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी तो। ठीक है, ऑलरेडी स्टडीड टॉपिक्स है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मोटिवेशन क्या है? द करेक्ट वे टू अपस्किल या फिर ग्रो इज़ बाय गोइंग स्टेप बाय स्टेप, है ना। डोंट जंप टू हार्ड टॉपिक्स ऑल एट वंस। स्टेप बाय स्टेप पहले फाउंडेशन बिल्ड करो, कंसेप्ट पढ़ो, इजी मीडियम फिर हार्ड पर जाओ। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग पार्ट 2। पार्ट 1 कल आया था और मैंने वीडियो 2 साल पहले ही अपलोड करी थी इस पार्ट 1 पर, एक वीकली कॉन्टेस्ट में आया था। ओके, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना। प्रॉब्लम सिमिलर है बट क्या चेंज है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। प्रॉब्लम देखो क्या दे रखा है। 2 इंडेक्स 0 स्ट्रिंग दे रखा है, सोर्स और टारगेट दोनों का लेंथ n होगा, कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर। यू आर ऑल्सो गिवन 0 इंडेक्स स्ट्रिंग एरेज ओरिजिनल एंड चेंज, सेम प्रॉब्लम पार्ट 1 की तरह। एंड एन इंटीजर एरे कॉस्ट वेयर कॉस्ट आई रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रिंग ओरिजिनल आई टू स्ट्रिंग चेंज आई। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ओरिजिनल में बी सी डी है, इस बी सी डी को अगर आप सी डी ई में चेंज करना चाहते हो तो कॉस्ट आपको 1 रुपये लगेगा। सिमिलरली ये एफ जी एच है इंडेक्स 1 में, तो चेंज में इंडेक्स 1 में टी एच एच है, उसको कन्वर्जन का 3 रुपये लगेगा। सिमिलरली टी एच एच को जी एच एच में करने में 5 रुपये लगेगा। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यू स्टार्ट विद द स्ट्रिंग सोर्स। इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक अ सब स्ट्रिंग एक्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड चेंज इट टू वाई एट a cost of z if there exists any index j such that cost j is equal to z, original j is equal to x and change j is equal to y। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर समझाया वही चीज़ ये बोल रहा है। यू आर अलाउड टू डू एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितने भी ऑपरेशंस कर सकते हो, बट एनी पेयर ऑफ ऑपरेशंस मस्ट सेटिस्फाई ईदर ऑफ दीज 2 कंडीशंस। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो सब स्ट्रिंग आपने पिक किया है इन द ऑपरेशंस, सोर्स ए कॉमा बी है एंड सोर्स सी कॉमा डी है, विथ इधर बी लेस देन सी एंड डी लेस देन ए। इसका मतलब ये पता है क्या बोल रहा है कि आपने मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग था ए बी सी डी ई एफ। आपने मान लेते हैं पहला ऑपरेशन जब किया तो आपने इंडेक्स नंबर 0 से 2 तक को पिक किया था। ओके, नेक्स्ट जो आप ऑपरेशन करोगे, नेक्स्ट आप जब भी फ्यूचर में ऑपरेशन करोगे तो कभी भी आप ऐसे ओवरलैप करके नहीं ले सकते, दूसरा ऑपरेशन ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि देखो याद करो इन दोनों कैरेक्टर्स में ऑलरेडी लग चुका था ऑपरेशन, हमेशा डिसजॉइंट होने चाहिए। तो आप नेक्स्ट ऑपरेशन ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो या ऐसे ले सकते हो, लेकिन ओवरलैप नहीं कर सकते प्रीवियस किसी सबस्ट्रिंग से जिस पे ऑपरेशन लग चुका है। ठीक है, मतलब यहाँ पर वही बोल रहा है कि डिसजॉइंट होना चाहिए, बोथ ऑपरेशंस आर डिसजॉइंट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि या तो फिर आप आपने अगर यहाँ पर ऑपरेशन किया था तो नेक्स्ट ऑपरेशन आप एग्जैक्टली यहीं पर कर सकते हो, है ना। ओवरलैप करके बस मत करना, यहीं पर कर सकते हो या फिर कहीं और कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आपने पहला ऑपरेशन यहाँ किया था तो दूसरा ऑपरेशन एग्जैक्टली यहीं पर कर सकते हो, बट ऐसे ओवरलैप करके नहीं कर सकते। ओके, यही 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, इसका हम लोग ख्याल रख लेंगे। रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग सोर्स टू द स्ट्रिंग टारगेट यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन। इफ इट इज इम्पॉसिबल रिटर्न -1। ओके, note that there may exist indices I and j such that the original j is equal to original I and change j is equal to change I। मतलब ओरिजिनल वाले अरे में सेम स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम आ सकता है, सिमिलरली चेंज वाले में भी सेम स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स आ सकता है। ओके, तो ये वाला एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले इसने क्या किया, इंडेक्स 1 से लेकर 3 तक को चुना, यानी कि बी सी डी को चुना और उसको सी डी ई में कन्वर्ट कर दिया। बी सी डी को सी डी ई में कन्वर्ट करेगा, देखो इंडेक्स 1 से 3 मतलब यहाँ पर जो बी सी डी है उसको सी डी ई में कन्वर्ट कर दिया। तो ये स्ट्रिंग कुछ अब ये हो चुका होगा, ए बी सी डी को सी डी ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ई एफ जी एच है अब। ओके, उसके बाद क्या किया इसने, इंडेक्स नंबर 5 से 7 को चुना और एफ जी एच 5 से 7 मतलब कौन है, 0 1 2 3 4, यानी कि एफ जी एच को चुना। और देखो ध्यान दो, एफ जी एच को टी एच एच में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द कॉस्ट ऑफ 3। तो टोटल 1 + 3 कॉस्ट हो गया, स्टार्टिंग वाले का कॉस्ट 1 था, अभी इसका कॉस्ट 3 है, तो एफ जी एच बन गया टी एच एच, टी एच एच। उसके बाद इसने क्या किया कि ये जो टी एच एच है इसको पकड़ा और इसको कन्वर्ट कर दिया जी एच एच में, क्योंकि देखो टी एच एच को जी एच एच में कन्वर्ट करना पॉसिबल है यहाँ पर, है ना, दे रखा है। तो कॉस्ट कितना है, 5 है, तो टी एच एच बन चुका है जी एच एच। अब देखो ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली इसके बराबर हो गया, है ना। कॉस्ट कितना लगा, 9 रुपये। कंस्ट्रेंट देख लेते हैं एक बार, सोर्स और टारगेट का लेंथ एग्जैक्टली बराबर होगा और कंस्ट्रेंट थोड़ा छोटा है देखा जाए तो, है ना। मतलब मैं थोड़ा सा
लेंदी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई भी रखने की कोशिश करूँ तो वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिया है। सोर्स टारगेट कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, कॉन्स्ट डॉट लेंथ, कॉस्ट डॉट लेंथ, ओरिजिनल डॉट लेंथ, चेंज डॉट लेंथ, सबका लेंथ छोटा ही है, 100 के बराबर है। चेंज डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू सोर्स डॉट लेंथ, ठीक है। ओरिजिनल आई चेंज आई कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, ओरिजिनल आई कैन नेवर बी इक्वल टू चेंज ऑफ आई, ठीक है। कॉस्ट आई का वैल्यू दे दिया 10 का पावर 6, कॉस्ट बड़ा हो सकता है, 10 का पावर 6 तक वैल्यू हो सकता है कॉस्ट का, तो कॉस्ट को ऐड करते करते बहुत बड़ा वैल्यू हो सकता है, इसीलिए लॉन्ग लॉन्ग में हम आंसर को रिटर्न करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक कुछ कुछ तो समझ में आ गया है। अब देखते हैं मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने 2 साल पहले अपलोड करा था, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, ताकि आपको समझ में आना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों प्रॉब्लम में। बट अभी भी मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंस क्या है, कि अगर आप जाओगे पार्ट 1 में ना, तो वहाँ पर साफ साफ देखोगे कि जो ओरिजिनल स्ट्रिंग था और चेंज स्ट्रिंग था, उसमें ना स्ट्रिंग्स नहीं होते थे, ऐसे सब स्ट्रिंग नहीं होते थे, वहाँ सिंपल कैरेक्टर होता था कि यहाँ पर ए है तो उसको बी में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ सी है तो उसको डी में कर सकते हो, यहाँ एफ है तो उसको एक्स में कर सकते हो, ऐसा था, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग आ गया तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ए को बी में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल होता था, यहाँ पर ए मिला ना, इसको बी में कन्वर्ट कर दो, है ना। बट अब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा नहीं है, अब सब स्ट्रिंग की बात आ गई है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट देखो इसको हम ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको समझने में, आराम से बना लोगे आप लोग, ओके। तो देखो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि यार अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे पास अब ऑप्शन है कि या तो मैं देखो पहले तो ये देख लेंगे कि मैं यहाँ पर हूँ तो ये मैच कर गया है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि हाँ मैच कर गया, तब तो अच्छी बात है, सोर्स का ये कैरेक्टर और टारगेट का ये कैरेक्टर इक्वल है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। मैं आगे की मैचिंग का सोचूंगा अब, है ना। या तो फिर आपके पास ये ऑप्शन हो सकता था कि नहीं, हो सकता है कि आगे का मैचिंग मिल ही ना पाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए हटा दिया है मैच करा के। ऐसा भी तो हो सकता था कि ABCD का मैचिंग ACDE अवेलेबल हो यहाँ पर, है ना। मान लेते हैं यहाँ पर ABCD को कन्वर्ट करने का तरीका प्रेजेंट हो यहाँ पर ACDE में, है ना, और बहुत सस्ते में प्रेजेंट हो, मतलब ज़ीरो कॉस्ट या 1 कॉस्ट में प्रेजेंट हो, तो वो मिस हो जाएगा आपका। इसीलिए मतलब यहाँ से रियलाइज़ होता है कि हमें ट्राई दोनों चीज़ करना पड़ेगा। क्या दोनों चीज़ ट्राई करना पड़ेगा कि अगर आपने देखा, आप यहाँ पर हो, आपने देखा कि यार ये कैरेक्टर अगर इसके बराबर है, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इन दोनों को मैच करा दूँ और इंडेक्स आई को आगे बढ़ा दूँ, है ना। मतलब इसको छोड़ दो, अब ये दोनों मैच कर चुके हैं, अब मैं आगे का देखूँगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये सबस्ट्रिंग ढूंढूँ, ए को अकेला दे को अकेला मैच ना करके सबस्ट्रिंग ढूंढूँ, AB का देखता हूँ क्या AB को AC में कन्वर्ट करने का कोई तरीका दिया हुआ है, वो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर AB प्रेजेंट है क्या, भाई ऑब्वियसली नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि ABC को ACD में कन्वर्ट करने का तरीका है क्या, देखते हैं यहाँ पर है क्या, नहीं है। तो हमें चेक भी करना है कि ये वाला जो सबस्ट्रिंग जिसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यहाँ प्रेजेंट भी तो होना चाहिए, नहीं प्रेजेंट है तो हम नहीं लेंगे, फर्दर आगे ABCD को ट्राई मारेंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, एक यहाँ पर मैं गलती क्या कर रहा हूँ ना, कि यार हर एक लेंथ को ट्राई मार रहा हूँ, AB 2 लेंथ का था, जबकि यहाँ 2 लेंथ का स्ट्रिंग है भी नहीं, है ना। फिर मैंने 3 लेंथ का मारा, 3 लेंथ का यहाँ पर दिख रहा है, बट 3 लेंथ का सबस्ट्रिंग मुझे मिला नहीं। अब मैं 4 लेंथ का मार रहा हूँ, यार 4 लेंथ का यहाँ पर चलो एक प्रेजेंट है XYZ, ठीक है। और यहाँ देखो 5 लेंथ का है, हर एक लेंथ का सबस्ट्रिंग ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ 5 लेंथ का यहाँ पर सबस्ट्रिंग है ही नहीं ओरिजिनल वाले में, है ना। तो हम उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए हम एक चीज़ ये कर सकते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर जो लेंथ प्रेजेंट है उसकी जानकारी रख लें, कौन कौन सा लेंथ का स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो मैं स्टोर कर लेता हूँ कि यहाँ पर 3 लेंथ का स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ये भी 3 ही लेंथ का, ये भी 3 ही लेंथ का, 4 लेंथ का भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है। तो अब मुझे एक फ़ायदा होगा कि मैं जब यहाँ खड़ा हूँ और अगर मैं सबस्ट्रिंग ट्राई मारना चाह रहा हूँ सर्च करने का, तो मैं 3 लेंथ का ट्राई मारूँगा या फिर 4 लेंथ का ट्राई मारूंगा, है ना। 2 लेंथ या 5 लेंथ ये सब ट्राई मारूंगा नहीं। तो ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन मुझे दिख रहा है ना। और ऐसा कुछ टफ भी मैंने यहाँ पर नहीं बताया, सिंपल सी चीज़ बताई है कि मैं उन्हीं लेंथ का सबस्ट्रिंग लूँगा जो लेंथ यहाँ पर अवेलेबल होगा, 3 लेंथ, यहाँ पर 4 लेंथ भी है, ठीक है। और मान के चलते हैं आप मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, इंडेक्स आई यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इंडेक्स आई से आपको मान लेते हैं यहाँ पर 3 और 4 है ना, तो इंडेक्स आई से आप 3 लेंथ का ज़्यादा से ज़्यादा मार सकते हो, ये सबस्ट्रिंग 4 लेंथ का तो नहीं मार सकते, क्योंकि इंडेक्स आई में 4 लेंथ का सबस्ट्रिंग कैसे ला पाओगे, 3 ही कैरेक्टर अवेलेबल है, इसके बाद तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा,
है ना। तो और अगर मान के चलते हैं कि मेरे पास यहाँ पर लेंथ और भी अवेलेबल होता, 5 लेंथ, 6 लेंथ, 7 लेंथ। तो अब देखो, इंडेक्स आई से मैं 3 लेंथ का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे वैलिड लग रहा है क्योंकि 3 लेंथ का मुझे कैरेक्टर यहाँ मिल जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं देख लूँगा कि एफ जी एच को कन्वर्ट करने का कोई तरीका है क्या, हाँ है यहाँ पर, तो ट्राई मार लूँगा। बट 4 लेंथ का अगर मैं ट्राई मारने गया तो देखो ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जा रहा है ना। मतलब आई पर ये 4 लेंथ का जैसे ही मैं ट्राई मार रहा हूँ तो ये मेरे सोर्स के लेंथ से बड़ा निकल आ रहा है, तो मैं नहीं ट्राई मारूंगा इसको। फिर आगे मैं देखा 5 है, तो 5 भी आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो और जब 4 ही नहीं हो पा रहा है तो 5 लेंथ तक कैसे ले पाओगे या 6 लेंथ तक कैसे ले पाओगे। जब 4 लेंथ का ही नहीं कर पा रहे हो, आप सबस्ट्रिंग नहीं ले पा रहे हो, तो 4 से बड़ा लेंथ का भी नहीं ले पाओगे। तो क्यों ना हम इसको सॉर्ट कर दें, है ना। इसको अगर हम सॉर्ट कर दें असेंडिंग ऑर्डर में, ये ऑलरेडी सॉर्टेड था वैसे तो, है ना। सॉर्ट कर देंगे तो मान लेते मैंने पहले ये लेंथ का ट्राई मारा, 3 लेंथ का, चलो मिल गया 3 लेंथ का सबस्ट्रिंग यहाँ पर, है ना। इधर भी 3 लेंथ का, मतलब यहाँ 3 लेंथ फीजिबल है। फिर मैंने देखा कि 4 लेंथ का मैं ट्राई मारने जा रहा हूँ, तो 4 लेंथ तो यहाँ मिल ही नहीं रहा है। ओके, तो मैं इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा, 5, 6 और 7 का ट्राई मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन मुझे मिला, ठीक है। तो चलो कुछ कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं अपने लिए पॉइंट्स बना लेता हूँ ना, स्टोरी पॉइंट्स, कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं इंडेक्स आई पे खड़ा हूँ, तो मेरे पास देखा जाए तो 2 पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जो सोर्स ऑफ इंडेक्स आई है वो बराबर हो चेंज्ड ऑफ इंडेक्स आई, टारगेट ऑफ इंडेक्स आई, है ना। टारगेट ऑफ इंडेक्स आई, अगर ये दोनों बराबर है तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इन दोनों को ले मैच करवा लूँ और आगे बढ़ जाऊँ, है ना। आगे बढ़ जाऊँ और अपना इन लोगों के साथ खेलूँ फर्दर, ठीक है। ऑप्शन है, इसीलिए मुझे रिकर्शन दिख रहा है, इसीलिए देखो मैं ट्री डायग्राम बनाने आ गया। इसी तरह मैं सॉल्व करता हूँ हर एक प्रॉब्लम को, जो समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर अपना पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ अपने माइंड में, एक स्टोरी बना रहा हूँ कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि सोर्स आई टारगेट आगे बराबर है, तो यहाँ पर हो सकता मैं क्या करूँगा, i+1 से स्टार्ट करूँगा सेम कहानी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं सबस्ट्रिंग लेने की कोशिश करूँगा, सबस्ट्रिंग ऑफ वैलिड लेंथ, है ना। एक फ़ायदा मैंने कर लिया अपना कि मैंने जितने वैलिड लेंथ्स अवेलेबल हैं उन्हीं का मैं सबस्ट्रिंग ले पाऊँगा। और उसमें भी एक मैंने ऑप्टिमाइजेशन ये किया कि लेंथ को मैं सॉर्ट कर दूँगा, ठीक है, और उतना ही लेंथ तक का लूँगा जहाँ तक पॉसिबल है, फर्दर को मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। तो यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा सबस्ट्रिंग ऑफ वैलिड लेंथ। अब मान लेते हैं लेंथ, मान लेते हैं यहाँ पर आपका आपने एल लेंथ लिया था, तो मान लेते हैं अब इंडेक्स आई यहाँ पर था, आपने 3 लेंथ का स्ट्रिंग लेने की कोशिश की, L=3 लेंथ का कोशिश किया, तो इतना स्ट्रिंग आपको मिल गया। जो करना था आपने कर दिया, ट्राई मार लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि आपने ये सब स्ट्रिंग ले लिया है ना। आपने ये सब स्ट्रिंग ले लिया ना, अब आप यहाँ से फ्यूचर में कोई सब स्ट्रिंग नहीं बना सकते। यही तो हमें कंडीशन देखना था, प्रॉब्लम में यही बोला भी गया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, आई यहाँ पर था, नेक्स्ट टाइम आई को यहाँ बढ़ा देंगे अब, है ना। यानी कि i+L कर दिया मैंने, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, ये इंडेक्स नंबर 3 है, इंडेक्स आई यहाँ पर था, तो i+L करोगे तो आई यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये i+L पर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कि मेरा माइंड कैसे कैसे भागा। मैंने पहले देखा कि मुझे ऑप्शंस लगाना ही पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग किसी भी लेंथ का मैं ले सकता हूँ, सब स्ट्रिंग किसी भी लेंथ का ले सकता हूँ। तो ऑप्शन से मुझे दिमाग में आया कि रिकर्शन बनाना पड़ेगा, और रिकर्शन है तो रिकर्शन ट्री बनाऊँगा मैं। रिकर्शन ट्री से मुझे आधी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, है ना, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब देखो ध्यान दो, ये वाले पाथ को देखो जहाँ पर मैं सबस्ट्रिंग निकाल रहा था। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर सबस्ट्रिंग निकाला ABC का, तो मुझे ABC यहाँ मिला ही नहीं, तो वो भी चेक कर लूँगा कि अगर इसमें प्रेजेंट ही नहीं है तो छोड़ दो। अब मैं आगे आ गया BCD, है ना, तो मैं देखूँगा कि BCD लेंथ जो है मेरा, यानी कि सोर्स से जो मैंने सब स्ट्रिंग निकाला है वो क्या निकाला है, BCD निकाला है, 3 लेंथ का सब स्ट्रिंग। ओके, तो टारगेट में भी सब स्ट्रिंग होगा, वो 3 लेंथ का होगा। प्रॉब्लम में बोल रखा है कि यहाँ पर BCD है ना, तो इसका कन्वर्जन भी 3 लेंथ का ही होगा। ओके,
तो टारगेट में भी मैं सेम ये पिक करूँगा, ये यहाँ पर CDE है ना, तो टारगेट में क्या देख रहा हूँ, CDE। ओके, अब मुझे ये पता करना है BCD से CDE जाने का कॉस्ट क्या है। तो मैं ओरिजिनल में जाऊँगा, देखूँगा BCD है, हाँ है, चेंज में है CDE, हाँ बढ़िया है। तो BCD से CDE जाने का मुझे कॉस्ट दिख रहा है 1। ओके, तो मैं 1 कॉस्ट ऐड कर दूँगा एंड सो ऑन। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर DP तो लगेगा, वो समझ में आ गया। तो मैंने एक काम किया, मैं यहाँ ठप्पा लगा देता हूँ कि भाई DP तो लगाना ही पड़ेगा। मैं सिंपल रिकर्शन लगाऊंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मेमोराइज भी कर दूंगा। ठीक है, ओके, समझ में तो आ रहा है। अब देखते हैं कुछ और तो नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ। अगर नोटिस करो यहाँ पर, अगर आप इसको देखो FGH को, मान लेते हैं आपने अपेंडिक्स आई यहाँ पर था, 3 लेंथ का आपने सबस्ट्रिंग निकाला और FGH को आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पर GHH में। ठीक है, तो FGH को GHH में कन्वर्ट करने का कितना कॉस्ट है वो देख लेते हैं। FGH को GHH में कन्वर्ट करने का तरीका तो है ही नहीं, THH में कन्वर्ट करने का तरीका है। बट देखो THH से अब वापस GHH में भी जा सकते हो। तो FGH को THH में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस पाथ में जाऊँगा, फिर इस पाथ में जाऊँगा, तो 3 कॉस्ट लगेगा, उसके बाद फिर 5 कॉस्ट लगेगा, है ना। तो देखा जाए तो एक्चुअली में ये ग्राफ का भी प्रॉब्लम है। और एग्जैक्टली पार्ट 1 में ऐसे ही तो कुछ मैंने आपको दिखाया था। पार्ट 1 में भी हमने रियलाइज़ किया था कि क्यों ये ग्राफ का प्रॉब्लम है ना। तो सबसे ज़रूरी बात यही है सीखना कि कोई चीज़ अगर मैं लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ। DP क्यों लगाया वो मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि यहाँ सबस्ट्रिंग का चक्कर आ चुका है, तो DP तो लगाना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर ग्राफ भी है। और याद करो किसी एक, मान लेते हैं ये मेरा नोड है FGH, मुझे FGH और ये THH एक नोड है और ये GHH एक नोड है। मुझे FGH से GHH जाना है, शॉर्टेस्ट कॉस्ट में जाना है, चीपेस्ट कॉस्ट में जाना है। भाई कौन सा एल्गोरिथम है जो आपने पढ़ रखा है, जो चीपेस्ट कॉस्ट में एक नोड से दूसरे नोड ले जाता है? पढ़ रखा है आपने ऑलरेडी, डायक्सरा 50 बार मैंने पढ़ा रखा है इसको, है ना। और एक और आपने क्या पढ़ रखा है, फ्लॉयड वर्शल, फ्लॉयड वर्शल, हाँ फ्लॉयड वर्शल। याद करो पार्ट 1 में भी हमने वही लगाया था, फ्लॉयड वर्शल और डायक्सरा दोनों लगाया था। तो यहाँ पर भी फ्लॉयड और डायक्सरा आप लगा सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो फ्लॉयड वर्शल में याद है आप कैरेक्टर दिया होता था ना, मतलब ये पार्ट 1 में कैरेक्टर दिया होता था सिर्फ, ओरिजिनल और चेंज्ड में। तो बड़े आसानी से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना लेते थे, है ना। फ्लॉयड वर्शल में एडजेसेंसी मैट्रिक्स ही तो लगता था, ये A है और ये B है, A से B कन्वर्ट करने का कॉस्ट मान लेते हैं C हो गया, या फिर मान लेते हैं 5 रुपये हो गया। बट यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रिंग है यार, ये ABC को CDE में कन्वर्ट करना है। तो ABC को फिर आपको इंडेक्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ABC का कोई एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा आपको, फिर वो इंडेक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे आप, एंड सो ऑन। थोड़ा सा चक्कर हो जाएगा, उससे बेटर है इतना कॉम्प्लेक्स ना जाने के अच्छा है कि आप डायक्सरा बना लो, है ना। डायक्सरा सिंपल है, डायक्सरा में क्या बोलेंगे, एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स फ्लॉयड वर्शल में बनाते थे, डायक्सरा में एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे, जिसमें मैं बोल दूंगा कि हाँ यार एक नोड है, उसका वैल्यू जो है वो FGH है, और एक नोड मान लेते हैं THH है, एक नोड मान लेते हैं GHH है। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे ज़रूरत पड़ी कि मेरा जो सोर्स है, सोर्स जो सबस्ट्रिंग मैंने निकाला है वो FGH है, और जो मैंने टारगेट सबस्ट्रिंग निकाला है वो है GHH है। अब मुझे सोर्स से टारगेट ही तो बनाना है, FGH से GHH में जाना है, मुझे चीपेस्ट कॉस्ट चाहिए। तो मान लेते हैं ये है आपका 5 रुपये है, ये है आपका 1 रुपया, और ये है आपका 100 रुपये। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ है। तो अब आप खुद बताओ, आपको चीपेस्ट पाथ ढूंढना है फ्रॉम FGH टू GHH, ये आपका सोर्स है, ये आपका टारगेट है। डायक्सरा आपको चीपेस्ट पाथ दे सकता है, तो वो आपको कौन सा पाथ देगा कि भाई तुम पहले THH में जाओ, 5 कॉस्ट लगेगा, फिर GHH में जाओ, 6 कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है मुझे कि यार मैं आराम से डायक्सरा लगा सकता हूँ कॉस्ट निकालने के लिए, चीपेस्ट कॉस्ट निकालने के लिए, है ना। लेकिन सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करने के लिए DP तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो DP मुझे क्या हेल्प कर रहा है, अलग अलग सबस्ट्रिंग निकालने की हेल्प कर रहा है, अलग अलग सबस्ट्रिंग ट्राई करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन अलग अलग सबस्ट्रिंग ट्राई में कर रहा हूँ तो कन्वर्जन में जो चीपेस्ट कॉस्ट चाहिए ना, वो कौन हेल्प कर रहा है, डायक्सरा हेल्प कर रहा है। तो तभी तो ये प्रॉब्लम हार्ड मार्क्ड है ना, जनरली वही होता है, एक हार्ड प्रॉब्लम में मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट होता है। यहाँ पर आप DP भी कर पा रहे हो और डायक्सरा भी कर पा रहे हो, दो चीज़ें हैं एक ही प्रॉब्लम में मिक्सड है, इसीलिए अच्छा प्रॉब्लम है ये। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आपने ऑलरेडी रिकर्शन मेमोराइजेशन तो पढ़ ही रखा होगा, मेरा DP कंसेप्ट का प्लेलिस्ट देखा होगा आपने, अगर आपने ग्राफ कंसेप्ट मेरा प्लेलिस्ट देखा है तो डायक्सरा भी आपको आता होगा, तो क्या आप वीडियो पॉज करके अब बना सकते हो ये प्रॉब्लम? ठीक है,
वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नहीं हुआ तो अभी मैं स्टोरी पॉइंट्स पे बढ़ता हूँ। तो जो भी अभी हमने डिस्कस किया तो थॉट प्रोसेस को मैं पॉइंट्स में लिखूँगा सबसे पहले। यही इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है, स्पेशली बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में आपको स्यूडो कोड लिखने देता है ना, तो एक्चुअली में स्टोरी पॉइंट कुछ नहीं है, मेरा स्यूडो पॉइंट है, स्यूडो कोड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यार सबसे पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बना ही लेते हैं, है ना, क्योंकि मुझे डायग्राम लगाना है। तो एक ग्राफ हमने बना लिया एडजेसेंसी लिस्ट में, और कोई कैसा दिखेगा ये, कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा कि मान लेते हैं ADJ एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ, मान लेते हैं ABC जो सबस्ट्रिंग है मेरे इनपुट में, है ना, कहाँ पर इनपुट है, ये वाले में, मान लेते हैं BCD है। ठीक है, तो BCD CDE में कन्वर्ट हो सकता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि BCD जो है CDE में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, CDE में, लेकिन हमें साथ साथ कॉस्ट भी स्टोर करना है, तो मैं कुछ ऐसे स्टोर करूँगा CDE कॉमा, मान लेते इसका कॉस्ट 2 रुपये था। और प्रॉब्लम ये भी दे रखा है कि हो सकता है BCD एक और बार हो इनपुट में, है ना, सेम स्ट्रिंग दोबारा हो सकता है, और वो हो सकता है कि ABC में कन्वर्ट हो सकता हो यूजिंग 3 कॉस्ट। तो यही इन्फॉर्मेशन एडजेसेंसी मैप में एक ऐसे स्टोर कर लेंगे कि ये ऐसा है, और ये वेक्टर ऑफ पेयर हो जाएगा कि BCD जो है वो ABC में भी कन्वर्ट हो सकता था यूजिंग 3 कॉस्ट। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट हम लोग हमेशा ऐसे ही बनाते हैं। ओके, ठीक है, अब एडजेसेंसी लिस्ट तो समझ में आ गया, उस ग्राफ तो बना लिया हमने, क्योंकि हमें डायग्राम लगाना तो ग्राफ में ही लगाएंगे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था सबसे पहले कि यार मैं चलो DP ट्राई मारूंगा, बट उससे पहले जो मुझे सबस्ट्रिंग्स ट्राई मारने हैं DP के दौरान, उन सबस्ट्रिंग का लेंथ मैं पहले ही निकाल सकता हूँ कि मुझे कौन कौन स्ट्रिंग का लेंथ चाहिए। जैसे यहाँ पर जो मेरा ओरिजिनल है, यहाँ पर ओरिजिनल में मैं ट्रावर्स करूँगा, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं सभी का लेंथ निकाल के एक ऑर्डर्ड सेट में डाल लूँगा। सेट में क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि 3 2 बार भी हो सकता है ना, इसका भी लेंथ 3 है, इसका भी लेंथ 3 है। और ऑर्डर्ड सेट क्यों कर रहा हूँ वो मैंने आपको रीज़न स्टार्टिंग में बताया था कि इसको सॉर्टिंग ऑर्डर में कर देंगे तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक वैलिड लेंथ नाम का एक सेट बना लूँगा। ठीक है, इसमें सभी का लेंथ होगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन। हम सिंपली क्या करेंगे, एक सॉल्व फंक्शन यानी कि रिकर्शन कॉल करेंगे, और इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर करवाया भी था, है ना, ये ट्री डायग्राम में i=0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें अलग अलग डिसीजन लेना है। ठीक है, कि हम अगर कैरेक्टर मैच कर रहा है तो आगे बढ़ जाओ, एक ऑप्शन ये हुआ। मैच नहीं कर रहा है तो एनीवेज आपको सबस्ट्रिंग लेना ही पड़ेगा, वो तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। फिर अलग अलग सबस्ट्रिंग वैलिड लेंथ का ट्राई मार के वहाँ से एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ से मिनिमम आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, कॉस्ट निकालते रहेंगे हम लोग उसी दौरान। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व में ये जो सॉल्व है आपका, मैंने क्या बोला, सिंपली मैं उसमें इंडेक्स I भेज रहा हूँ, है ना। और सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर जो मेरा सोर्स स्ट्रिंग है उसका I अगर बराबर है टारगेट स्ट्रिंग के I के बराबर, तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि यार सॉल्व फंक्शन कॉल कर दो, i+1 से देख लो, क्योंकि ith कैरेक्टर तो बराबर है, वहाँ कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला, और जो भी कॉस्ट आएगा मैं यहाँ स्टोर कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको कोई बड़ा वैल्यू रख लो, 10 रख लो, कोई बड़ा वैल्यू। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कॉस्ट में इसको स्टोर कर लेंगे। ओके, क्योंकि अब मैं इसको देखो i+1 पे क्यों जा पा रहा हूँ, क्योंकि ith कैरेक्टर इक्वल है, तो मैं चाहता हूँ वहाँ कॉस्ट ना लगे मुझे, बट हो सकता है उससे मुझे नुकसान हो जाए फ्यूचर में, तो मुझे दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। क्या ट्राई था, ट्राई ऑल वैलिड लेंथ्स सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेट पे इटरेट करूँगा, फॉर ऑटो सारे लेंथ पे इटरेट करूँगा, ऑटो एंड जो भी लेंथ था आपका वैलिड लेंथ में जो हमने स्टोर कर रखा था। ठीक है, अब मैंने याद है एक ऑप्टिमाइजेशन क्या किया था, मैंने बोला था कि आप जिस भी इंडेक्स पर अभी खड़े हो, इंडेक्स I पर खड़े हो ना, सॉल्व फंक्शन I पे हुआ है, वहाँ से आप अगर इस लेंथ साइज़ का अगर सबस्ट्रिंग लोगे तो ध्यान देना कि वो ग्रेटर देन जो आपका सोर्स स्ट्रिंग है, सोर्स डॉट लेंथ, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। याद है, ये मैंने चेक आपको बताया भी था। ठीक है, अगर वैसा है तो सिंपली आप कंटिन्यू कर जाओ, है ना, या फिर ब्रेक कर जाओ, क्योंकि फर्दर और लेंथ को अगर आप जाओगे तो वो सारे बड़े लेंथ होंगे, क्योंकि याद है ये सॉर्टेड लेंथ था, है ना, तो इधर ही ब्रेक कर जाओ, फर्दर और कोई लेंथ का ये सबस्ट्रिंग नहीं ले पाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगर ऐसा नहीं है
तो चलो ठीक है, ले लेते हैं इस लेंथ का सब स्ट्रिंग। तो मेरा जो सोर्स है उससे मैंने सब स्ट्रिंग निकाला। कैसे निकालोगे? सोर्स स्ट्रिंग में सब str लगा रहा हूँ, इंडेक्स आई से स्टार्ट कर रहा हूँ और इस लेंथ का ले रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली टारगेट वाला जो स्ट्रिंग है उससे एक सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ, टारगेट डॉट सब str इंडेक्स आई से लेंथ। ठीक है, अब एक चीज़ और मैंने बोला था कि यार देख लेना कि ये सोर्स सब स्ट्रिंग जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए आपके जो ओरिजिनल वाला जो लिस्ट है ना, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाओगे। तो याद करो उन सभी को मैंने एडजेसेंसी लिस्ट में स्टोर किया था, तो यहीं पर चेक कर लो ना, एडजेसेंसी लिस्ट ही चेक कर लो कि अगर ये प्रेजेंट ही नहीं था, इफ़ ए डी जे डॉट काउंट नॉट ऑफ ए डी जे डॉट काउंट, ये जो सोर्स सब स्ट्रिंग मैंने निकाला अगर है ही नहीं तो भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। कंटिन्यू कर जाओ, दूसरे सब स्ट्रिंग को देखते हैं। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने क्या बोला, सोर्स से टारगेट में जाने का मिनिमम कॉस्ट ढूंढो, इस सोर्स से टारगेट में जाने का। और कौन हेल्प करेगा मेरा? यहाँ पर मैं निकाल लूँगा कन्वर्जन कॉस्ट, या फिर पाथ कॉस्ट लिख लेते हैं, पाथ कॉस्ट सोर्स से टारगेट जाने का। कौन कौन हेल्प करेगा? डायएक्स्ट्रा हेल्प करेगा हमेशा की तरह, है ना। बस डायएक्स्ट्रा को मुझे ये बताना पड़ेगा कि सोर्स सबस्ट्रिंग मेरा ये है और टारगेट सबस्ट्रिंग मेरा ये है, और एडजेसेंसी लिस्ट भी इसको बता दूंगा एडजेसेंसी लिस्ट क्या है, तो उस पर वो डायएक्स्ट्रा लगा देगा और मिनिमम कॉस्ट दे देगा। और डायएक्स्ट्रा हम सभी को लिखना आता है, 1000 बार हमने लिख रखा है। ठीक है, फिर भी मैं कोड करूँगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, और अगर पाथ कॉस्ट जो है वो निकल कर आया कि भाई जो पाथ कॉस्ट है वो मेरा 10 का पावर 10 ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पाथ पॉसिबल नहीं है, तब तो कंटिन्यू कर जाओ कि ये सब स्ट्रिंग सही नहीं लिया हमने, दूसरा सब स्ट्रिंग ट्राई करते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो जो भी कॉस्ट आया उसको अपडेट कर देंगे, रिजल्टेंट कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट कॉस्ट कॉमा अभी जो पाथ कॉस्ट आया। ठीक है, जिससे भी मिनिमम कॉस्ट मुझे मिलेगा, ठीक है, जो भी मिनिमम कॉस्ट मुझे मिलेगा लास्ट में मुझे वही रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिजल्टेंट कॉस्ट, जो सबसे मिनिमम कॉस्ट मुझे मिला है। ओके, लास्ट में मुझे वही रिटर्न करना जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ ध्यान देना, ये जो फॉर लूप है ये इधर ख़त्म हो गया उसमें मैं ये अपडेट करते जाऊँगा, ये फॉर लूप यहाँ ख़त्म हो गया। ओके, और ये सॉल्व फंक्शन का ब्रैकेट इधर मैं बाहर क्लोज कर लूँगा। ओके, तो कितना सिंपल लग रहा है अभी प्रॉब्लम, है ना। हार्ड मार्क्ड है बट इसमें दो ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। तो ये मेरा सिंपल सा रिकर्शन मैंने लगा दिया सॉल्व फंक्शन पे। और एक चीज़ और, बेस केस लिखना मत भूलना कि इफ़ आई जो है अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू सोर्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाता है तो ऑब्वियस है रिटर्न कर जाओ, है ना। रिटर्न क्या करोगे, ज़ीरो कर दो कि अब कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला। ठीक है, कि आप आउट ऑफ बाउंड चले गए हो। ओके, तो ये मेरा बेस केस हो गया, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इंडेक्स आई है ना, एक ही पैरामीटर चेंज हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मेमोइज कर देंगे। और सोर्स और टारगेट का जो मैक्सिमम लेंथ है 10 का पावर आई थिंक 4 दे रखा है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक इसको मेमोइज करने के लिए एक डी पी एरे ले लूँगा, है ना, मेमोइजेशन के लिए। और उसका साइज़ मैं कितना 10 का पावर 4 + 1 रख लेता हूँ। ठीक है, और उसको इनिशियलाइज़ कर लूँगा -1 से। और जिस इंडेक्स का ऑलरेडी आंसर निकल रखा होगा वो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा रिटर्न करने से पहले। रिटर्न डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू रिजल्टेंट कॉस्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और बस यहाँ पर एक डाइक्स्ट्रा का अलग से फंक्शन लिख देंगे, डाइक्स्ट्रा में सोर्स और टारगेट ये रिसीव कर लेंगे और नॉर्मल डाइक्स्ट्रा का कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैं कोड आपको करके दिखा देता हूँ और वहीं पर टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको दिखा दूंगा। बट आई वुड सजेस्ट कि वीडियो पॉज करके खुद से ज़रूर से कोड करो, नहीं समझ में आता तो दोबारा आओ यहाँ पर। ओके, अच्छा एक चीज़ यहाँ मिस हो गया कि पाथ कॉस्ट तो ये मिल गया, बट अब फर्दर भी तो रिकर्शन जाता था ना। हमारा रिकर्शन ट्री याद है, वो क्या करता था, सॉल्व ऑफ कॉल कर देता था इंडेक्स आई प्लस लेंथ
कि आप फर्दर का आंसर निकाल के ले आओ, वहाँ से मिनिमम जो आएगा वो इसमें सारे पॉसिबल ट्राई करके डालते जा रहे हैं, तो ये मत भूलना। ओके, तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत चीज़ें, बहुत सारे वेरिएबल्स और बहुत सारे फंक्शंस यूज़ होने वाले हैं, इसीलिए मैं पहले ही बहुत चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे लॉन्ग लॉन्ग को मैं लॉन्ग लॉन्ग ना लिख के एल लिखूँगा, मेरे लिए सिंपल हो जाएगा। टाइप डेफ ऑफ, चलो ये सब बाद में डिसाइड कर लेंगे, इतना तो मुझे पता है अभी। और लॉन्ग लॉन्ग एक बड़ा वैल्यू ले लेता हूँ, याद है 10 का पावर 10 मैंने लिया था ना, तो 1e10 ले लेते हैं। इसका नाम क्या दे दिया जाए, बिग अंडरस्कोर वैल्यू दे देते हैं ना, वैल्यू, ठीक है। बिग वैल्यू ले लिया, और क्या ले सकते हैं, अनऑर्डर्ड मैप है ना एडजेसेंसी लिस्ट के लिए, तो वो भी यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं ताकि बार बार पास ना करना पड़े। अनऑर्डर्ड मैप एक नोड से दूसरे नोड पर होगा, दूसरा नोड ए वेक्टर ऑफ पेयर होगा, है ना, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रिंग, और उसका कॉस्ट भी लिखा हो, कॉस्ट लॉन्ग लॉन्ग में लिख रहा हूँ मैं, इसका नाम है एडजेसेंसी लिस्ट, ये मेरा ग्राफ है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि एक अभी हम लोग सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, तो उसके लिए मेमोराइजेशन के लिए एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग, इसका नाम डीपी मेमो दे देते हैं, ठीक है। और क्या था, एक स्ट्रिंग सोर्स str ले लेते हैं, सोर्स स्ट्रिंग जो मेरा गिवन है, टारगेट str ले लेते हैं, जो इनपुट है ना ये सोर्स, ये इसमें असाइन कर देंगे ताकि बाद में मुझे पास ना करना पड़े ना, ग्लोबली अभी रख दे रहा हूँ जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। एक ऑर्डर्ड सेट ले लेते हैं जिसका मैंने नाम क्या रखा था, वैलिड लेंथ नाम रखा था। ओके, अभी इतने ही देख के चलते हैं, फिर देखते हैं आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पर मैं वो डिफ़ाइन कर लेता हूँ, सोर्स str जो मैंने ऊपर रखा था वहाँ सोर्स में रख लो, टारगेट str में टारगेट को डाल दो। ओके, और इसके बाद जो मेरा डीपी मेमो है उसमें असाइन कर दो, इसका साइन कितना कितना रखा था मैंने, 1000 10,000 -1, सर अभी साइन कर दिया -1 से। और क्या क्या करते थे, इसके बाद मैंने बोला था कि एडजेसेंसी लिस्ट बना लेते हैं ना, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन ओरिजिनल डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। ए डी जे ऑफ जो मेरा ओरिजिनल ऑफ आई में जो प्रेजेंट है डॉट, उससे एक डायरेक्टेड एज बन रहा है, पुश बैक चेंज्ड ऑफ आई की तरफ, और उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ आई में, ठीक है। ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट तैयार हो गया। इसके बाद मैंने बोला था वैलिड लेंथ, जिसका मुझे जिस लेंथ का मैं सबस्ट्रिंग ले सकता हूँ वो मैं स्टोर कर लेता हूँ पहले, फॉर ऑटो एंड स्ट्रिंग इन ओरिजिनल, ठीक है। और वैलिड लेंथ डॉट इंसर्ट एस डॉट लेंथ को इंसर्ट कर दो, ठीक है। और लास्ट में लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट नाम ले लेते हैं, एक सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो मेरा आंसर होगा। और हाँ, रिजल्ट को चेक कर लेना कि अगर वो बिग वैल्यू ही रह गया, मतलब कभी मुझे मिला ही नहीं ऑप्टिमल आंसर, तो मैं -1 कर दूंगा, नहीं तो रिजल्ट कर दूंगा। -1 कब रिटर्न करना, जब पॉसिबल ही नहीं था सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करना, तो बिग वैल्यू ही रह जाएगा हमेशा, और -1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो रिजल्ट। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपना जो सॉल्व फंक्शन जो मैंने लिखा है ना, उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। लॉन्ग लॉन्ग सॉल्व, इसमें इंट आई डी एक्स पास कर रहे हैं, इफ़ आई डी एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू सोर्स str डॉट लेंथ, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न 0 कर दो, कुछ नहीं मिलने वाला अब। और एक मिनिमम कॉस्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, मिनिमम कॉस्ट या रिजल्ट कॉस्ट, चलो मिनिमम कॉस्ट ही रखते हैं, मिन कॉस्ट इज इक्वल टू, उसमें भी बिग वैल्यू असाइन कर दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि भाई अगर सोर्स str के इंडेक्स आई में बराबर है टारगेट str इंडेक्स आई के, आई डी एक्स है सॉरी, तो मैं सिंपली ट्राई कर सकता हूँ मिन कॉस्ट विल बी इक्वल टू सॉल्व फंक्शन i+1 में भेज दो। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो ट्राई एवरी लेंथ पॉसिबल, ऑटो एंड लेंथ इन वैलिड लेंथ्स, ओके। तो सबसे पहले मैंने एक चेक लगा दिया था कि जो इंडेक्स पर आप खड़े हो उस पर अगर मैं ये लेंथ ऐड करूँ, इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन
सोर्स एस टी आर डॉट लेंथ। अगर उससे ग्रेटर निकला तब तो आप कोई लेंथ ट्राई नहीं कर सकते, ना ये ना ही इसके आगे वाला। तो इधर ही से ब्रेक कर जाओ, फॉर लूप से निकल जाओ, नो मोर सबस्ट्रिंग। ठीक है। और यहाँ पर आप अगर ऐसा कर सकते हो, सबस्ट्रिंग निकाल सकते हो तो निकाल लो। सोर्स से आपने सबस्ट्रिंग निकाला, एस आर सी सब इज इक्वल टू सोर्स डॉट सब एस टी आर आई डी एक्स है लेंथ साइज का। सिमिलरली स्ट्रिंग टारगेट सबस्ट्रिंग, इसको या तो टारगेट सबस्ट्रिंग ऐसे नाम दे देते हैं। टारगेट सोर्स एस टी आर था ना ये, टारगेट एस टी आर डॉट एस टी आर आई डी एक्स लेंथ। ओके। अब इसके बाद सबसे पहले तो ये देख लो कि ये सोर्स अवेलेबल है भी कि नहीं। इफ़ नॉट ऑफ ए डी जी डॉट काउंट सोर्स सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तब तो कंटिन्यू कर जाओ, ये सबस्ट्रिंग लेने का फ़ायदा ही नहीं है ना। और अगर प्रेजेंट है तो मिनिमम कॉस्ट निकाल लेते हैं। मिनिमम पाथ कॉस्ट कौन निकाल के देता है? डाइक्सट्रा। ठीक है, डाइक्सट्रा को कॉल करेंगे, वहाँ पर भेज देंगे कि ये सोर्स सबस्ट्रिंग है, ये मेरा टारगेट सबस्ट्रिंग है। अगर यहाँ पर जो मिन पाथ कॉस्ट आया है, अगर वो बिग वैल्यू ही भेज दिया उसने, मतलब उसको मिला ही नहीं इस सोर्स से टारगेट जाने का, सोर्स सबस्ट्रिंग से टारगेट सबस्ट्रिंग जाने का, तो इस केस में भी कंटिन्यू कर देंगे कि दूसरा सबस्ट्रिंग ट्राई मारो। और अगर निकल जाता है तो मैंने ऊपर एक मिनिमम कॉस्ट नाम का वेरिएबल रखा था, विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम कॉस्ट कॉमा, अभी जो मिन पाथ कॉस्ट मिला आपको इस सबस्ट्रिंग के लिए वो इतना मिला है। अब जो रिमेनिंग सबस्ट्रिंग बचा हुआ है कहाँ से स्टार्ट होगा? वो आई प्लस लेंथ से स्टार्ट होगा, है ना, आई डी एक्स प्लस लेंथ से। उसका रिकर्शन मेरा आंसर निकाल के ले आएगा, तो इस पूरे सिनारियो का आंसर मुझे इसमें मिल जाएगा। फिर मैं दूसरे लेंथ का ट्राई करूँगा एंड सो ऑन, हर पॉसिबिलिटी में ट्राई कर रहा हूँ और लास्ट में रिटर्न मिन कॉस्ट कर दे रहा हूँ। ओके। और हाँ, डीपी में स्टोर कर ही देते हैं, अभी मेमोइज़ कर देता हूँ मैं, डीपी मेमो ऑफ आई डी एक्स में स्टोर कर दो यहाँ पर। और यहाँ पर सब कुछ करने से पहले इधर ही चेक कर लो यहाँ पर कि इफ़ डीपी मेमो ऑफ आई डी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब स्टोर आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है इसके लिए, डीपी मेमो ऑफ आई डी एक्स रिटर्न कर दो। ठीक है। अब बस लास्ट क्या रह गया हमारा, जो डाइक्सट्रा हमारा फंक्शन है ये बस लिखना रह गया। तो डाइक्सट्रा को यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। डाइक्सट्रा लॉन्ग रिटर्न करेगा, इसमें मैं क्या भेज रहा हूँ, दो सबस्ट्रिंग पास कर रहे थे ना, एक सोर्स का सबस्ट्रिंग था, एक टारगेट का सबस्ट्रिंग था। तो एक का नाम दे देते हैं स्ट्रिंग एंड स्टार्ट, एक का नाम देते हैं स्ट्रिंग एंड एंड। ठीक है। तो उसके बाद डाइक्सट्रा लगा रहे तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी क्यू आपको एक डिफ़ाइन करना पड़ेगा, है ना। तो प्रायोरिटी मेन हीप डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो याद करो, डाइक्सट्रा में आप स्टोर क्या करोगे? डाइक्सट्रा में आप स्टोर करोगे कॉस्ट होगा और कौन सा स्ट्रिंग है उस वो होगा, तो पेयर होना चाहिए। ठीक है। तो पेयर ऑफ कॉस्ट यानी कि एक इंटीजर है ये और ये स्ट्रिंग है, तो एक काम करते हैं बार बार लिखना ना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पर एक डिफ़ाइन कर देता हूँ, टाइप डेफ ऑफ पेयर ऑफ कॉस्ट मतलब लॉन्ग, और एक स्ट्रिंग को पी में डिफाइन कर लेता हूँ ताकि प्रायोरिटी क्यू ऑफ पी, वेक्टर ऑफ पी और ग्रेटर पी। ठीक है, मेन हीप यहाँ पर डिफाइन हो गया मेरा। और याद करो जब हम नॉर्मल डाइक्सट्रा लिखते थे तो उसमें हम एक रिजल्ट नाम का वेक्टर ले लेते थे, वेक्टर ऑफ इन रिजल्ट, जितने नोड्स होते थे और सभी में सबकी स्टार्टिंग वैल्यू इंट मैक्स रख देते थे, इन्फिनिटी। और हम बोलते थे कि रिजल्ट ऑफ जो मेरा सोर्स है, सोर्स से सोर्स जाने का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो होगा, है ना। बट यहाँ पर रिजल्ट आप कैसे रखोगे? यहाँ एन नोड्स जो हैं वो मतलब स्ट्रिंग है ना, जो नोड्स है वो तो स्ट्रिंग है, तो इससे अच्छा आप इसकी जगह एक मैप रख लो, अनऑर्डर्ड मैप जो है ये स्ट्रिंग नोड हो गया। ठीक है। सोर्स से इस स्ट्रिंग जाने का कॉस्ट कहाँ स्टोर करोगे? लॉन्ग इसमें स्टोर करोगे। ठीक है। तो इसको हम रिजल्ट मान लेते हैं अभी, मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, सोर्स टू स्ट्रिंग का कॉस्ट स्टोर्ड इसमें होगा। ओके। और रिज़ल्ट में स्टार्ट में ज़ीरो क्यों किया है? क्योंकि सोर्स स्टार्ट ही है मेरा, स्टार्ट से स्टार्ट जाने का कॉस्ट ज़ीरो होता है, स्टोर मैंने कर दिया।
ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दो इसको। 0 कॉस्ट था स्टार्ट से स्टार्ट जाने का। अब वही खानदानी टेम्पलेट जो हमने हमेशा सीखा है, वाइल जब तक नॉट पी क्यू डॉट एम टी, जब तक प्रायोरिटी क्यू मेरा खाली नहीं होता तब तक हम करते रहेंगे। एल एल जो मेरा करंट कॉस्ट है पी क्यू डॉट टॉप का फर्स्ट, और जो मेरा स्ट्रिंग है नोड पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड और पी क्यू डॉट पॉप कर देंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। नॉर्मल डायरेक्टरी लिखने जा रहा हूँ मैं। अब बस एक चीज़ यहाँ ध्यान देना कि जो नोड है अगर वो एंड तक पहुँच गया है ना, तब तो ब्रेक कर दो इस पूरे वाइल लूप से। आपको आंसर अपना मिल चुका होगा, है ना। और अगर नहीं मिला तो आगे बढ़ो। और मैंने क्या बोला था, क्या करते थे, हमेशा नेबर की तरफ जाते थे। फॉर ऑटो एंड एज इन एडजेसेंसी नोड, ठीक है, उससे क्या मिल जाएगा, एडजेसेंसी नोड से जितने भी थे वो लोग मिल जाएंगे। कौन कौन से उसके नेबर्स थे, तो स्ट्रिंग ऑफ एडजेसेंसी नोड इज़ इक्वल टू जो एडजेसेंट नोड है एज डॉट फर्स्ट, और कॉस्ट मिल जाएगा एज का कॉस्ट विल बी इक्वल टू एज डॉट सेकेंड, है ना। सारे नेबर्स के पास मैं जा रहा हूँ, एडजेसेंट नोड्स के पास जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद याद है क्या करते थे कि करंट कॉस्ट इस नोड में आने का ये था, उसमें मैं ये एज कॉस्ट लगाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ पर, इस एडजेसेंट नोड में पहुंच जाऊंगा। तो मैं देख लेता हूँ, अगर एडजेसेंट नोड का रिजल्टेंट ऑफ एडीजे नोड ऑलरेडी छोटा है तो मैं अपडेट कर दूंगा इसको कि भाई मुझे बेटर आंसर मिल गया। रिजल्टेंट ऑफ एडीजे नोड विल बी इक्वल टू करंट कॉस्ट प्लस एज ऑफ कॉस्ट। ओके, और प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश कर देंगे। इसमें करंट कॉस्ट प्लस एज कॉस्ट लगा, किस में पहुंचने में, एडीजे नोड में पहुंचने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक गलती क्या हो सकता है, अगर एडजेसेंट नोड ऑलरेडी मेरे मैप में प्रेजेंट नहीं हुआ तो रिजल्ट ऑफ एडजेसेंसी नोड पता है बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो वैल्यू दे देता है C++ में, और ज़ीरो कभी भी बड़ा नहीं होगा इससे। ज़ीरो तो बहुत छोटा वैल्यू है ना। तो कभी इस कंडीशन में हम लोग घुसेंगे ही नहीं। तो हमें एक चीज़ और चेक लगा देना चाहिए कि या तो जो नया कॉस्ट आया है वो इससे छोटा होना चाहिए, या फिर ये एडजेसेंसी नोड प्रेजेंट ही नहीं था मेरे रिजल्ट में, पहली बार मैं एडजेसेंट नोड में आया हूँ। तो उसके लिए यहाँ पर ये लिख दो, नॉट ऑफ, अगर मैप में प्रेजेंट ही नहीं था ये तब भी हम इस कंडीशन में घुसेंगे और अपडेट कर देंगे। नॉट ऑफ रिजल्ट डॉट कॉम एडजेसेंसी नोड, अपडेट कर दिया इसको। ओके, क्योंकि ये मैप है इसीलिए यहाँ पर स्पेशल हैंडलिंग ये करनी पड़ रही है, क्योंकि मैप में अगर एलिमेंट नहीं होगा तो ये जो रिजल्ट है ना वैल्यू ये ज़ीरो आ जाएगा, और ज़ीरो कैन नेवर बी ग्रेटर देन जो भी कॉस्ट यहाँ निकल कर आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब जब ये मेरा डायक्स्ट्रा ख़त्म हो जाएगा तो फाइनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। फाइनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू रिज़ल्ट वाला जो मैप है मेरा, उसमें अगर ये मेरा स्ट्रिंग प्रेजेंट है, ये जो एंड है ना वो अगर प्रेजेंट है, रिजल्ट डॉट काउंट एंड अगर प्रेजेंट है तो रिजल्ट ऑफ एंड भेज दो, जो भी रिजल्ट ऑफ एंड निकला होगा। ये रिजल्ट ऑफ एंड क्या स्टोर किया होगा, स्टार्ट से लेकर एंड में जाने का शॉर्टेस्ट कॉस्ट, चीपेस्ट कॉस्ट। और अगर है ही नहीं तब तो बिग अंडरस्कोर वैल्यू रिटर्न कर दो। ठीक है, और बाद में रिटर्न कर दो कि भाई यही मेरा फाइनल कॉस्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार रन करके देखते हैं, काफ़ी बड़ा कोड है तो हो सकता है कई जगह कंपाइलेशन एरर हुआ हो। लाइन नंबर 59 में आई मैंने यूज़ किया जबकि हम IDX पास कर रहे हैं। लेट्स सी, ग्रेट, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गए। अब पता है एक और छोटा ऑप्टिमाइजेशन मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आप कर सकते थे कि देख लो बार बार डाइक्सरा आप लोग कॉल कर रहे हो, है ना। हर बार रिकर्शन के अंदर डाइक्सरा कॉल हो रहा है, और यहाँ पर स्टार्ट नोड है और एक एंड नोड है। तो कोई भी स्टार्ट से कोई भी एंड में जाने का कॉस्ट जो डाइक्सरा ने निकाला होगा पहले, फ्यूचर में भी अगर दोबारा ये स्टार्ट और ये एंड आ गया तो डाइक्सरा के पास अगर वो मैं रिजल्ट ऑलरेडी स्टोर कर दूँ तो डाइक्सरा बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मेमोइजेशन कर दो डाइक्सरा का भी। ठीक है तो देखो डाइक्सरा को मैं मेमोइज कैसे करूँगा, नोटिस करो डाइक्सरा जब भी कॉल होता है तो एक स्टार्ट के लिए कॉल होता है और एंड पे जाना होता है, उसका आंसर चाहिए होता है। तो देखो ध्यान दो, मैं कैसे स्टोर करूँगा वो समझो। एक स्टार्ट है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग
जो जहाँ एंड में जाना है उसके करस्पॉन्डिंग एक आंसर स्टोर होता है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ। अनऑर्डर्ड मैप, एक स्टार्ट स्ट्रिंग होगा, उसके करस्पॉन्डिंग देख लो, उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग क्या एंड है और उसका आंसर क्या है वो स्टोर करने के लिए एक और मैप ले सकते हैं यहाँ पर, कि अनऑर्डर्ड मैप के करस्पॉन्डिंग एक और अनऑर्डर्ड मैप ले लो। वहाँ पर ये स्ट्रिंग एंड वाला स्ट्रिंग होगा और कॉस्ट क्या हुआ उसके लिए मैं लॉन्ग लॉन्ग ले लेता हूँ। ठीक है, ओके। इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डाइक्स्ट्रा का मेमो है ये। ठीक है, तो ये चीज़ फ्यूचर में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पर बार बार डाइक्स्ट्रा आपको कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप सीख जाओगे इस प्रॉब्लम से, तो ये इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ इस चीज़ को भी। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ डाइक्स्ट्रा को स्टार्ट करने से पहले ही मैं चेक कर लूँगा कि इफ़ अगर मेरा डाइक्स्ट्रा मेमो में इस स्टार्ट वाले के करस्पॉन्डिंग वाले मैप में अगर ये एंड प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा डाइक्स्ट्रा मेमो स्टार्ट के करस्पॉन्डिंग एंड के करस्पॉन्डिंग जो आंसर होगा। ठीक है, और जब रिटर्न कर रहा हूँगा तो यहाँ आंसर स्टोर भी कर लूँगा। तो ये एक नई चीज़ है जो पहली बार हम लोग कर रहे हैं, बट आई थिंक ये कर लेना चाहिए था। और मुझे ये नहीं पता कि लीडकोड का जो ऑफिशियल सोल्यूशन है उसमें ये सोल्यूशन है कि नहीं, बट मुझे लगा कि ये हमें जानना चाहिए क्योंकि इससे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हुआ, मैंने नोटिस किया। और बार बार डाइक्स्ट्रा कॉल हो रहा है, प्रॉब्लम में साफ साफ बोला भी तो था ना कि किसी ये जो स्टार्ट और एंड जो स्ट्रिंग है ना, ओरिजिनल में कोई स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स भी आ सकता है और टारगेट में भी कोई स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स आ सकता है ना। ओरिजिनल और चेंज वाला जो वेक्टर है रिपीट हो सकता है, इसीलिए सबसे अच्छा क्या है कि तो रिपीट भी हो सकता है ना ये स्टार्ट और एंड वाला भी, इसलिए डाइक्स्ट्रा को मैंने मेमोराइज़ कर लिया। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। उसके बाद टाइमर स्पेस कॉम्प्लिटिव देख लेंगे। ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब टाइमर स्पेस कॉम्प्लिटिव डिटेल में समझते हैं। देखो, टू सेव टाइम, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर। तो सबसे पहला याद है काम क्या करते थे, जैसे लिस्ट बनाते थे है ना, जिसमें जो ओरिजिनल डॉट साइज़ वाला जो वेक्टर था उसमें इटरेट करते थे है ना। और तो ऑब्वियस सी बात है उसमें इटरेट करेंगे तो उसका साइज़ अगर m है तो o ऑफ m टाइम यहाँ पर लगा हमें है ना। और एडजेसेंसी लिस्ट का स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस कितना होगा o ऑफ v प्लस ई ना, क्योंकि एक एडजेसेंसी लिस्ट आप बना रहे हो। v मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ़ यूनिक नोड्स होंगे, यानी कि जितने स्ट्रिंग्स है उतने नोड्स होंगे। ई मेरा नंबर ऑफ़ एजेस होगा। ठीक है, मतलब जितने कनेक्शंस बन रहे हैं उतने नंबर ऑफ एजेस होंगे। और उसके बाद वैलिड लेंथ याद है हम इंसर्ट करते थे अपने ऑर्डर्ड सेट में, तो ऑर्डर्ड सेट में कुछ भी इंसर्ट करने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगरिदमिक होता है। ठीक है, और टोटल m स्ट्रिंग्स थे तो m इंटू लॉग ऑफ l हो जाएगा। और लॉग ऑफ l क्यों हुआ, क्योंकि l क्या हुआ, जो भी स्ट्रिंग को हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका ये जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ होगा या फिर मैक्सिमम जो लेंथ होगा वो होगा m इंटू लॉग ऑफ l। ओके, और उसके बाद याद करो हम रिकर्शन कॉल करते थे, तो रिकर्शन को लेकिन हमने मेमोराइज कर दिया था है ना। तो इंडेक्स का ज़्यादा वैल्यू o ऑफ n होगा, जहाँ पर n क्या है, लेंथ ऑफ दी सोर्स स्ट्रिंग है, क्योंकि हम सोर्स स्ट्रिंग पे ही इटरेट करते थे। तो o ऑफ मेमोराइजेशन में क्या होगा, हर इंडेक्स एक ही बार विजिट होगा, मतलब हर स्टेट एक ही बार विजिट होगा, तो o ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। लेकिन डीपी में हम और भी काम कर रहे थे, याद है, वैलिड लेंथ पे इटरेट करते थे। ठीक है, और वैलिड लेंथ का मान लेते हैं, लेंथ अगर l है, l या कुछ भी मान लो, कैपिटल मान लो, o ऑफ l हो गया, उसके अंदर सबस्ट्रिंग भी निकालते थे है ना। सबस्ट्रिंग का जो लेंथ मान लेते हैं लेन मान लो, ठीक है, तो o ऑफ लेन हो गया। और डाइक्स्ट्रा भी बार बार कॉल कर रहे थे। डाइक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v प्लस ई लॉग v होता है, जहाँ पर v नंबर ऑफ नोड्स होंगे, यानी कि जितने यूनिक स्ट्रिंग्स हैं, e नंबर ऑफ एजेस होंगे। एजेस मतलब जितने कनेक्शंस बन रहे हैं स्ट्रिंग के बीच में। ओके, और याद करो हमने क्या किया, डाइक्स्ट्रा को भी मेमोराइज कर लिया था कि एक स्टार्ट और एक एंड नोड के लिए एक ही बार कॉल होगा। ठीक, अब देखो स्टार्ट और एंड क्या होता था, सब स्ट्रिंग होता था ना, जो हम ओरिजिनल वाले स्ट्रिंग से निकालते थे। ठीक है, जो सोर्स मेरा स्ट्रिंग होता था, तो उसका लेंथ मान लेते हैं अगर m है, फ्रॉम एनी गिवन इंडेक्स मान के चलते हैं, मैं कितने स्ट्रिंग निकाल सकता हूँ, मान लेते हैं m स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, और एंड में भी उतनी ही स्ट्रिंग निकाल सकते होंगे। तो टोटल कितने पेयर बना सकते हो, फॉर ईच m, यहाँ पर फॉर ईच m स्ट्रिंग मुझे यहाँ पर एक एंड स्ट्रिंग मिलेगा, ये एंड और ये स्टार्ट है, तो m इंटू m टोटल m स्क्वायर पॉसिबल पेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पॉसिबल पेयर है, हर पेयर के लिए डाइक्स्ट्रा कॉल कर रहे हो, तो m स्क्वायर इंटू डाइक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो ओवरऑल आप यहाँ पर ऐड करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो, बट आपको हर कंपोनेंट का पता होना चाहिए। ओके, और इंटरव्यू में ध्यान देना, इंटरव्यू ज़्यादा फोकस यहाँ करेगा कि आपको डाइक्स्ट्रा का पता है कि नहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फिर आपको यहाँ पर सेट यूज़ किया है, तो सेट में इंसर्शन में लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ये चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।